बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन शकील है और मैं एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें सीएसएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके मैं टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता जाऊँगा। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप सब अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आया आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या नहीं। सेकेंडली, इस सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं और इसको एक काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट समझा जाता है और एक ये जनरल परसेप्शन भी क्रिएट हो गया है कि यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है या इसमें स्कोर इवन के टॉपर्स का भी कम आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सब्जेक्ट को चूज़ करने के दो मेजर फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि ग्रुप 4 के जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान है, इस्लामिक हिस्ट्री है, और भी जितने हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं उस ग्रुप के अंदर, उन सब के सोर्सेज में काफ़ी क्लैश है आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री हम एक सोर्स से पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल कुछ और होगी, और उसी टॉपिक के बारे में हम किसी और सोर्स को कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पर मे भी कुछ और डिटेल्स हों। तो हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा सोर्सेज का कोई क्लैश नहीं है। ये एक फुल फ्लेज और ऑथेंटिक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड किया हुआ है। वहाँ से भी हमें टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्स मिल जाती हैं, और भी जितने इसके सोर्सेज हैं उनका आपस में कोई क्लैश नहीं है। सेकेंडली, ये कि ये एक बहुत कंसाइज हिस्ट्री है। 1492 से ये स्टार्ट होती है और सिंपल इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, और टिल प्रेजेंट हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक ले आएंगे। तो इसका एक ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसके मैप को देखेंगे कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पे एक्चुअली प्रेजेंट है किधर। एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और दूसरा अमेरिकन कंट्री है। वर्ल्ड मैप के लेक्चर के अंदर मैंने आपको दुनिया का नक्शा बनाना सिखाया था। उसमें हमने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखा था कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। लेकिन ये जो हिस्सा है इसको हम अमेरिका यानी अमेरिका एज ए कंट्री कहा जाता है। यहाँ पर अमेरिका प्रेजेंट है। इसके नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में मेक्सिको है। सेकेंडली, हम अमेरिका को एज ए कंट्री उसका मैप देखेंगे कि इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो कितनी स्टेट्स हैं, और क्या इन हमेशा से इसकी 50 स्टेट्स रही हैं या फिर अभी ये 50 स्टेट्स बनी हैं। उसके बाद हम इसके 5 जोग्राफिकल जोन्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से जोन्स हैं, और इसके ईस्ट में कौन सा ओशियन है, वेस्ट में कौन सा ओशियन है, इसके बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ हैं, किस कंट्री के साथ इसके क्लैश हैं मेजर टेरिटरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम इसके मैप को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर हम इसके मैप को डिटेल में देखेंगे। सेकेंडली, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे 1492 से, जब कोलंबस ने क्वीन आइज़ाबेला से जहाज़ स्पॉन्सर करवाए और ये सोचा कि वो इंडियन यानी सब कॉन्टिनेंट में अपने वेस्ट की साइड पर अगर चलना शुरू कर दे तो वो सब कॉन्टिनेंट को पहुंच जाएगा। लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि दरमियान में एक पूरा लैंड ऑफ मैस प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने बाद में न्यू वर्ल्ड कहा। हम ये देखेंगे कि कोलंबस इवन के जब उसकी डेथ भी हुई तो उसको नहीं पता था कि उसने एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया, और फिर कैसे अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। और उस टाइम के जो मेजर किंगडम्स थे जिनमें फ्रांस था, स्पेन था और ब्रिटेन था, उन्होंने इस इलाके की कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। तो जो सेकंड हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट,
अभी हम अमेरिका को एज ए कंट्री नहीं डील करेंगे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे। और उसमें भी हम स्पेसिफ़िकली ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन ने इस इलाके में अपनी 13 कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की और वहाँ के लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए, कौन लोग थे जो वहाँ पर जाके आबाद होना शुरू हुए। 1607 में ब्रिटेन ने बाकायदा तौर पे यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट कॉलोनी बनाई, जिसको उन्होंने मैसाचुसेट्स का नाम दिया। और जेम्स टाउन, जो कि उस टाइम के किंग थे, किंग जेम्स, उन्होंने जेम्स टाउन वहाँ पर बनवाया। कॉलोनाइजेशन को स्टडी करते हुए हम इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। कॉलोनाइजेशन की रीज़न्स क्या थी और ये कैसे की गई, और लास्ट में इसके इम्पैक्ट्स क्या थे। इवन के कोई भी हम इसके बाद भी जो टॉपिक स्टडी करेंगे उनमें हम इन 3 मेजर एस्पेक्ट्स पर ही फोकस करेंगे कि वो इवेंट हुआ क्यों था, कैसे हुआ था, और उसके आने वाले हिस्ट्री के ऊपर या आने वाले टाइम पीरियड के ऊपर अमेरिकन पीपल या फिर वर्ल्ड एज ए होल के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स थे। तो यूँ हमारा कॉलोनाइजेशन का टॉपिक एंड होगा। कॉलोनाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी 13 कॉलोनीज़ बना ली थी और उनको सर्टेन राइट्स दिए थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन ने ही सिर्फ अपनी 13 कॉलोनीज़ अमेरिका यानी न्यू वर्ल्ड के अंदर बनाई थी। उस टाइम के जो बाकी 2 मेजर किंगडम्स थे यानी फ्रांस और स्पेन, उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। उन कॉलोनीज़ में और जो ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज़ बनाई थी उनमें क्या डिफरेंस था, हम इसको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन ने ऑल्दो अपनी कॉलोनीज़ को काफ़ी राइट्स दिए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर बहुत सारे ब्रूटल एक्ट्स पास किए उनके लिए, उन पर काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए। और उनका ये कहना था कि जो ये कॉलोनीज़ बनाई गई हैं ये मदरलैंड यानी ब्रिटेन को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो 13 कॉलोनीज़ के अंदर रहने वाले लोग थे उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती गई और वहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो जो थर्ड हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा रेवोल्यूशन। कैसे लोगों ने अपने राइट्स को उनकी राइट्स को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रूटल एक्ट्स पास करती है इन कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ उनको, ताकि वो रोक सकें। और जब ये रिप्रेजेंटेशन हासिल करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ब्रिटेन से अलग हो जाना चाहिए और यूं वो इंडिपेंडेंट हो गए। हम इसकी भी रीज़न्स देखेंगे कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ था और वो इंडिपेंडेंट क्यों हुए 1776 के अंदर 4 जुलाई, जो कि आज भी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाया जाता है। 1776 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसकी हम रीज़न्स देखेंगे, उसके हम इवेंट्स को स्टडी करेंगे और लास्ट में हम उसके इम्पैक्ट्स को स्टडी करेंगे। इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद जो ये 13 कॉलोनीज़ थी वो क्या बन गई, 13 कॉलोनीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही रीज़न है कि जो आज अमेरिका का फ्लैग है उसके अंदर जो स्ट्रिप्स हैं वो 13 ही हैं, जबकि स्टार्स अब 50 हो गए हैं। स्टार्स उनकी प्रेजेंट स्टेट्स को शो करते हैं, जबकि जो स्ट्रिप्स हैं वो उनकी जो इनिशियल स्टेट्स थी, जो 13 कॉलोनीज़ थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन करती है कि इन 13 कॉलोनीज़ ने यूएसए को इंडिपेंडेंट करवाया था, ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था।
नेक्स्ट जो मेजर हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1776 में 13 कॉलोनीज़ ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने चाहिए ताकि हम अपने लोगों को गवर्न कर सकें और उनमें कोई अनार्की पैदा ना हो। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। इनिशियली जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1781 के अंदर, उसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। लेकिन हम फिर ये देखेंगे कि 1788 के अंदर उन्होंने बाकायदा अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। वो क्या रीज़न्स थी कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन फ़ेल हो गए और उनको ये ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ये चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था उसके सैलिएंट फीचर्स हम स्टडी करेंगे। इन सैलिएंट फीचर्स में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्लान्स थे जो 13 कॉलोनीज़ ने रिकमेंड किए थे, जिसमें हमारे पास न्यू जर्सी प्लान होगा, और वर्जीनिया प्लान होगा। फिर हम देखेंगे कि न्यू जर्सी प्लान की क्या डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए, और वर्जीनिया प्लान की क्या डिमांड्स थी। क्यों न्यू जर्सी प्लान अपने आप को एंटी फेडरलिस्ट कहा करते थे, जबकि वर्जीनिया प्लान वाले अपने आप को फेडरलिस्ट कहा करते थे। जो न्यू जर्सी प्लान की स्टेट्स थी वो स्मॉल स्टेट्स थी, और वर्जीनिया प्लान वालों की बिग स्टेट्स थी जो कि मेनली नॉर्थ के अंदर प्रेजेंट थी। तो जो आज का अमेरिका है, इस साइड पर वो 13 कॉलोनीज़ इनिशियली बनाई गई थी, उनमें भी ये नॉर्थ की कॉलोनीज़ थी और ये साउथ की कॉलोनीज़ थी। ये स्मॉल स्टेट्स थी और ये लार्ज स्टेट्स थी। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यू जर्सी प्लान ने क्या डिमांड किया था, वर्जीनिया प्लान ने क्या डिमांड किया था, और फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, जिसमें इन दोनों की डिमांड्स को थोड़ा थोड़ा ऐड किया गया था। फिफ्थ मेजर टॉपिक हमारे पास होगा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है। उसमें हम मेनली उनकी लेजिस्लेशन कैसे होती है उसको स्टडी करेंगे, उनका एग्जेक्टिव कैसे वर्क करता है ये चीज़ देखेंगे, और फाइनली हम उसकी जुडिशरी को भी थोड़ा देख लेंगे। और इन तीनों को स्टडी करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इनका आपस में जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है वो क्या है। चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम को देखने के बाद हम यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है और कितने टाइम के बाद वो करवाए जाते हैं। यूँ हमारा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर का टॉपिक होगा वो भी कवर हो जाएगा। इसके बाद हम यूएसए की इनिशियल फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे। उसके क्या एम्स थे, वो किन कंट्रीज़ के साथ या किन किंगडम्स के साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखे उन्होंने, और किन किंगडम्स के साथ उन्होंने वॉर की। हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने ब्रिटेन के साथ भी आगे जाके वॉर की, वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से
1812 के अंदर जाके फिर उन्होंने अपनी मदर कंट्री के साथ ही वॉर स्टार्ट कर दी। उसकी सब रीजंस भी हम इसकी इनिशियल फॉरेन पॉलिसी में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर टॉपिक होगा वो होगा 1812 की वॉर विद यूके। इसके हम रीजंस को स्टडी करेंगे और इम्पैक्ट्स को देखेंगे कि इस वॉर ने यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप किया। आने वाले टाइम पीरियड के अंदर यूएस को किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उसने इस वॉर को जीतने के बाद क्या अचीवमेंट हासिल की और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो उस टाइम पे उसको कैसे अफेक्ट किया इस वॉर ने। इसी टॉपिक में नेक्स्ट हम 1820 का मिज़ूरी कंप्रोमाइज़ भी देखेंगे। कि कैसे जो यूएसए की नॉर्थ और साउथ की डिवाइड थी वो एक्सप्लॉइट होने से बच गई और उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। क्या वो एग्रीमेंट कामयाब हुआ, उसके क्या सैलिएंट फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें हम मिज़ूरी कंप्रोमाइज़ के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर टॉपिक होगा वो होगा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। वॉर जीतने के बाद यूएसए ने ये डिसाइड किया कि अब उसको वेस्ट की साइड पर एक्सपेंड करना चाहिए और अटलांटिक ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक अपनी इजारादारी कायम करनी चाहिए। वो कौन से लोग थे जो इस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के हक़ में थे, किन्होंने इसको अपोज़ किया, किन कंट्रीज़ ने इसको एक्सपोज़ किया और ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कैसे की गई, ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे यूएसए ने लुजियाना को परचेज़ किया, फ्लोरिडा को एनेक्स किया, टेक्सास को एनेक्स किया, गैडसन को परचेज़ किया और ओरेगन की सेटलमेंट की। इन सब चीज़ों को हम वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे और एंड पर ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो इनिशियल यूएस की 13 कॉलोनीज़ थी जो कि इस हिस्से में सिर्फ प्रेजेंट थी, उन्होंने बारी बारी इस सारे टेरिटरी को फ़तह करना शुरू कर दिया। कुछ को एनेक्स किया, कुछ को परचेज़ किया, कुछ की सेशन की, कुछ की सेटलमेंट की और फिर कैसे वो इन 13 कॉलोनीज़ ने एक्सपेंड करके यहाँ तक वो पहुँच गई। अटलांटिक ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक अमेरिका एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा सिविल वॉर। इसमें हम ये देखेंगे कि अमेरिका ने जब ओशन टू ओशन एक्सपेंड कर लिया तो कैसे जो उसकी फॉल्ट लाइंस थी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, जो ये गैप था बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, वो एक्सप्लॉइट हुआ और उनकी आपस में सिविल वार स्टार्ट हो गई। इसके हम रीज़न्स, अगेन वही इस टॉपिक को हम रीज़न्स, इवेंट्स और इम्पैक्ट्स के सिनेरियो में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जो ये 4 ईयर्स सिविल वॉर थी जो कि 1861 से लेकर 1865 तक विद इन अमेरिका लड़ी गई, जो कि नॉर्थ और साउथ का आपस में कन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से लड़ी गई। उसने अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, आने वाले टाइम पीरियड के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला और ये सिविल वॉर का क्या रिज़ल्ट निकला। ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब अमेरिका में 1865 के अंदर ये सिविल वॉर ख़त्म हुई तो कैसे उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन का अपना फेज़ स्टार्ट किया और अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई।
नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक होगा रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो वो प्रॉब्लम्स थे बिटवीन नॉर्थ और साउथ, वो उनको कैसे एड्रेस किया गया। एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। कैसे इस प्रोग्रेसिव मूवमेंट ने नॉर्थ और साउथ की जो फॉल्ट लाइंस थी उनको मर्ज कर दिया आपस में, और जो नॉर्थ और साउथ का गैप था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा सिविल राइट्स मूवमेंट। कैसे 1865 के बाद अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसकी क्या रीजंस थी, सिविल राइट्स मूवमेंट वालों ने किया क्या था। इसमें मेनली स्लेव्स, वुमेन, ब्लैक्स जो कि मेनली स्लेव्स ही थे, और इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर ने अपने राइट्स मांगना शुरू कर दिए। किस हद तक ये मूवमेंट कामयाब हुई और कितना टाइम स्पैन लगा इनको लीगली भी और ऑन ग्राउंड अपने राइट्स हासिल करने में, ये सारी चीज़ें हम सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि 1865 से लेकर 1965 तक चली थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ये 10 वो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि प्योर अमेरिकन हिस्ट्री के सिनेरियो में हमने स्टडी करने हैं। इसके बाद जो अमेरिकन हिस्ट्री है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करती है। उसमें हमारे पास वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, यानी सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद जो अमेरिकन हिस्ट्री का पोर्शन है वो इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप होगा। लेकिन यहाँ पर यूएसए हिस्ट्री में जो हम आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम प्योर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। उनमें हम अमेरिका का रोल स्टडी करेंगे, अमेरिका ने कैसे उन वॉर्स के अंदर क्या उसकी हिकमत अमली थी, उसने उन वॉर्स का क्या रिज़ल्ट निकाला, अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर उन वॉर्स का क्या रिज़ल्ट था। ये सारी चीज़ें हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वर्ल्ड वॉर वन का। क्या रीज़न्स थी कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लिया और इसका क्या रिज़ल्ट निकला, इसमें यूएस का क्या रोल था, इसमें यूएस के ऊपर इस वॉर का क्या इम्पेक्ट हुआ और ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ यूएस की वजह से। ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पढ़ेंगे। सेम वर्ल्ड वॉर टू को भी हम इन्हीं सिनेरियोज़ में स्टडी करेंगे। क्या रीज़न्स थी अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर टॉपिक होगा वो होगा ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन है क्या? 1920 से लेकर 1930 के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने अमेरिकन इकॉनमी को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अमेरिका जो था जिसने वर्ल्ड वॉर वन जीती थी और उसने दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक बूम आया था उसके बाद वो अमेरिका की वजह से आया था, कैसे वो इकोनॉमिक बूम बर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हम ग्रेट डिप्रेशन के टॉपिक में स्टडी करेंगे। फिर अमेरिका ने इस ग्रेट डिप्रेशन के साथ कैसे डील किया, गवर्नमेंट ने जो एक डील दी थी इस ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए, उसको कहते हैं न्यू डील। वो क्या थी, इसके क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या इसका फ़ायदा हुआ, क्या ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ 10 साल के लिए था या फिर वर्ल्ड वॉर वन से लेकर वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जितना भी टाइम पीरियड है 15 से 20 साल का, इस सब में ग्रेट डिप्रेशन रहा या न्यू डील ने इस ग्रेट डिप्रेशन को 10 साल में ही ख़त्म कर दिया था। ये सारी चीज़ें हम ग्रेट डिप्रेशन के ही टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ब्लैक राइट्स मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि वो जो सिविल राइट मूवमेंट की तहरीक 1865 में स्टार्ट हुई थी, अब वो मज़ीद बढ़ना स्टार्ट हो गई थी और उसने अमेरिकन डेमोक्रेसी के
जो रूल्स थे उनको हिलाना स्टार्ट कर दिया था, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को वो नुकसान पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिकन लेजिस्लेशन ने कुछ ऐसे रूल्स पास किए कि ब्लैक्स को राइट्स दिए गए ताकि डेमोक्रेसी के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। वो क्या राइट्स थे, वो कौन सी अमेंडमेंट्स की गई जिन्होंने ब्लैक्स को राइट्स दिए, और फिर वुमेन को भी इसी तरह 1920s के अंदर वोटिंग के राइट्स दिए गए और लेबर को भी इसी तरह राइट्स दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लैक राइट्स मूवमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो होगा कोल्ड वार का, कि ये जो आइडियोलॉजिकल वार थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, इसके क्या मेजर इवेंट्स थे, क्या रीज़न्स थी कि ये वॉर स्टार्ट हुई, इसके क्या इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स को हम देखेंगे, और इसके क्या इम्पैक्ट्स हुए दुनिया के ऊपर भी और यूएस के ऊपर भी। ये सारी चीज़ें हम कोल्ड वार के पीरियड में या कोल्ड वार के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ये मेनली 1991 में एंड हुई थी कोल्ड वार और स्टार्ट हुई थी राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये सारे टाइम पीरियड को हम कोल्ड वार में ही स्टडी करेंगे। कोल्ड वार जीतने के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लिया। 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इंटरवीन किया, और फिर हम देखेंगे कि कैसे 2001 से लेकर 2021 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, जो ये 20 ईयर वॉर ऑन टेरर थी, इसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, दुनिया के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स थे, अमेरिकन नेबर्स के ऊपर या जो अफ़गानिस्तान के नेबर्स थे उसके ऊपर इनके क्या इम्पैक्ट, इस वॉर के क्या इम्पैक्ट्स हुए, ये सारी चीज़ें हम अमेरिकन वॉर ऑन टेरर में ही स्टडी करेंगे। इसके बाद हम करंट यूएस फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो अब न्यू इमर्जिंग कोल्ड वॉर है बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसके क्या रिपरकशंस हैं, वो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे शेप कर रही है, इसमें जो ये ट्रेड वॉर है इसके क्या आने वाले टाइम पीरियड में क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और इसकी क्या रीज़न्स हैं। ये सारी चीज़ें हम करंट यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइनली हम यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को स्टडी करेंगे इन डेप्थ और देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद यूएस ने पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसको सीटो सेंटो ज्वाइन करवाया, कैसे 1965 की वार में और 1971 की वार में अमेरिका ने पाकिस्तान को डिच किया और हमेशा पाकिस्तान को एक सिंगल विंडो जो कि अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर थी उस विंडो से ही पाकिस्तान को देखा, और अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह भी अमेरिका थी और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह भी अमेरिका थी। ये सारी चीज़ें हम यूएस एंड पाकिस्तान के रिलेशंस में स्टडी करेंगे। तो ये यूएस हिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें जो पहले 10 टॉपिक हैं वो तो प्योर यूएस हिस्ट्री के हैं और जो आने वाले उसके बाद 11 to 18 टॉपिक्स हैं वो आईआर के साथ भी ओवरलैप करते हैं। आई होप सो आपको एक इनफ आइडिया हो गया होगा कि यूएस हिस्ट्री में हमने क्या स्टडी करना है। ऑब्वियसली इस हर टॉपिक की काफ़ी सारी डिटेल्स है, हमने ईयर बाय ईयर चलना है और हर ईयर में जो मेजर इवेंट्स हैं उनको स्टडी करना है, हर मूवमेंट के जो मेजर उस मूवमेंट को बनाने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना है, यूएस प्रेसिडेंट्स को स्टडी करना है। तो ये एक आउटलुक थी यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आप कनेक्टिविटी में पढ़ें, और इस इनिशियल ओवरव्यू के लेक्चर को बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट मिल जाए, एक अम्ब्रेला ओवरव्यू मिल जाए कि यूएस हिस्ट्री का कोर्स है क्या, इसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, ताकि एक कनेक्टिविटी रहे। पिछले इवेंट्स का ऑब्वियसली आने वाले इवेंट्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो आपको पता होगा कि
अच्छा इसकी जो ये रीज़न्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी, ताकि आप उसके अंदर एक रिलेशन क्रिएट कर सकें। और कनेक्टिविटी के साथ जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। जहाँ तक रही पेपर्स की बात, तो पेपर्स में जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है सिर्फ वो ट्रिकी होती है। आप अगर उसको अच्छी तरह स्टडी कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहता। लास्ट में यूएस हिस्ट्री के कुछ रिकमेंडेड सोर्सेज हैं जहाँ से आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसमें अगर हम बुक्स की बात करें तो मौजमदार की बुक बहुत फेमस है, काफ़ी सिंपल वर्डिंग में लिखी गई है और इसकी वर्डिंग इतनी इजी है कि इसके टॉपिक आपको एक लेमैन को भी काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनफिनिश्ड नेशन। ये बुक एलन ब्रिंकले ने लिखी है और इसके 34 चैप्टर्स हैं। बहुत इजी बुक है, अगर किसी ने डिटेल में स्टडी करनी है तो ये अगर वो इन सभी 34 चैप्टर्स को स्टडी कर ले तो इंशाल्लाह उसकी यूएस हिस्ट्री बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लियर हो जाती है। कुछ यूट्यूब के सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास क्रैश कोर्स यूएस हिस्ट्री एक चैनल है, उस पर यूएस हिस्ट्री के बारे में वीडियोस बनाकर अपलोड की गई हैं। और Dexters.com एक अच्छा सोर्स है यूएस हिस्ट्री को स्टडी करने में डिटेल में। यूएस गवर्नमेंट की अपनी जो वेबसाइट है उस पे यूएस हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक्स को स्टडी किया गया है और उनकी डिटेल दी गई है, जो कि बहुत ऑथेंटिक एक सोर्स है। और लास्ट में आपको मैं history.com रिकमेंड करूँगा, जिससे ना सिर्फ आप यूएस हिस्ट्री बल्कि किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये उसके रिकमेंडेड सोर्सेज हैं जहाँ से आप यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नोवा के भी नोट्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर जी लाइब्रेरी से जाकर आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई थिंक कि ये वहाँ पर अपलोडेड हैं जी लाइब्रेरी में। तो ये सब कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।